डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इफ्को, पूर्णतः सहकारी स्वामित्व। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। देखा गया है कि हम भारतीय अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते लिखाते हैं ताकि वो एक अच्छी डिग्री लेकर किसी बड़ी कंपनी में जॉब करें, मोटी तनख्वाह पाएं, ऐशो आराम की जिंदगी जिएं, उनका बड़ा सा घर हो, गाड़ी हो, ऐशो आराम की सारी सुख सुविधाएं हो, यही ना? लेकिन अगर हम आपसे कहें कि कोई इंसान इन सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर खेती करने का निर्णय लेता है, तो आप उसे क्या कहेंगे? मिलिए भारत की फार्म लेडी पंचकुला की मनीषा लाड गुप्ता से, जिन्होंने जिंदगी के हर मकाम पर वो सब कुछ हासिल किया जो आमतौर पर कई महिलाओं के लिए एक सपने जैसा होता है। पढ़ाई के तौर पे मैंने एक MBA किया है IIM बैंगलोर से, और फिर 20-25 साल मैंने बड़ी कंपनियों में मार्केटिंग की नौकरी की है। परंतु जब मैं माँ बनी तो मुझे ये समझ आई कि हमारी जो पृथ्वी है, इसको हमने इतना प्रदूषित कर दिया है कि हम अपने बच्चों को अब साफ खाना भी नहीं खिला सकते, स्वच्छ पानी भी नहीं दे सकते, और हमारी हवा भी बहुत प्रदूषित हो गई है। और कहीं मेरे मन में ये बात थी कि मैं किसी तरह अपने बच्चों के लिए एक सृष्टि का छोटा सा टुकड़ा बनाऊं, जहाँ पे उनको साफ स्वच्छ खाना मिले खाने को, जहाँ पंछी हो, जहाँ वो कुदरत में खेल सके। पर हम तो मुंबई में रहते थे, हमें पता ही नहीं था ये काम हम कैसे करें। फिर एक मेरी सहेली ने मुझे पर्माकल्चर के बारे में बताया। एग्रीकल्चर यानी कृषि सदियों से हमारी सभ्यता का हिस्सा और हमारी आजीविका का मुख्य स्रोत रही है। मनीषा ने एग्रीकल्चर की एक ऐसी शाखा को चुना जो न सिर्फ उनके रोजमर्रा के जीवन में परिवर्तन लेकर आया, बल्कि साथ साथ उनका जीवन जीने का नजरिया भी बदल गया। जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को मूल बनाकर एक ऐसी कृषि तकनीक जिसके द्वारा न्यूनतम खर्च में किसान विविध प्रकार का उत्पादन अधिक मात्रा में हासिल कर सकते हैं। मैंने कभी खुद नहीं सोचा था कि मैं खेती जैसी चीज कर पाऊंगी, और शायद अगर आप मेरे को बोलते कि ये साधारण मोनोकल्चर वाली खेती करे तो मेरे से नहीं होती। पर ये पर्माकल्चर खेती काफी आसान है, क्योंकि ये आपके जीवन के साथ अच्छे से घुल मिल जाती है। एक गृहिणी होने के नाते आपका जो दिन का रूटीन है उसमें आप खेती आसानी से जोड़ सकते हैं, ये मैंने देखा है। पर्माकल्चर का मतलब है परमानेंट एग्रीकल्चर, मतलब स्थायी खेती। ये स्थायीपन वृक्ष और पेड़ों से आता है। अगर आप हमारी खेती देखें जो आजकल हम करते हैं, वो एक तरह से अस्थायी है, क्योंकि हर 4 महीने हम अपना पूरा खेत उजाड़ के फिर से नई खेती करते हैं। तो इसकी शुरुआत हम कैसे करें? इसकी शुरुआत तो ऐसे करते हैं कि भी एक थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ता है खेती के लिए, क्योंकि अगर आपके पास बिल्कुल ही बंजर जमीन है जिसमें कड़ी धूप पड़ रही है और कोई आपका पानी का स्रोत नहीं है, तो जाहिर है कि वहां पे अगर आप गोभियां और भिंडी लगानी शुरू कर देंगे तो वो चलेंगी नहीं। तो पहला माहौल बनाने का ये हमारा स्टेप होता है कि हम इसमें थोड़े से पेड़ लगाएं। जब हम थोड़े वृक्ष लगाते हैं, वो भी विरासती वृक्ष, तो एकदम से वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। 1-2 साल में ही आप देखेंगे ये पेड़ काफी बड़े हो गए, इन पे पंछी आने शुरू हो जाते हैं, इनकी पतझड़ शुरू हो जाती है, पेड़ों की जड़ों से जमीन आपकी खुल जाती है। और जब बारिश का पानी आता है, अगर आप छोटे छोटे मेंढ बना के इनको रोक लें तो वो बारिश का पानी वहां ही स्थिर रहेगा और अंदर जमीन में समा जाएगा। इस तरह से आप एक छोटा सा माहौल बनाना शुरू करें, और फिर अगले साल इस माहौल में हम और चीजें डाल सकते हैं। जैसे अब फल के पेड़, जब आपने कुछ फल के पेड़ जोड़ लिए तो उनको विरासती पेड़ों से थोड़ा सा सहारा मिलता है, ठीक वैसे जैसे हमें अपने बड़े बुजुर्गों से सहारा मिलता है।
ये फलों के पेड़ आप लगा लेंगे तो फिर जाहिर है आपको फल भी मिलने शुरू हो जाएंगे। इसका अगला स्टेप ये होगा कि आप इसमें अब छोटे पौधे जोड़ें, जैसे सब्जियां हो गई, दालें हो गई, जैसे ऑयल सीड्स हो गए, जैसे सरसों हो गया, तिल हो गया, और कई आपके मसाले हो गए जैसे धनिया हो गया, पुदीना हो गया। ये जो सारी चीज़ें जो आप अपने कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, तो 2-3 साल में आप देखेंगे कि ये पूरा एक इकोसिस्टम बन गया। एक वातावरण, ऐसा माहौल बन जाता है जिसमें आपको भी घूमने में खुशी होएगी और आपके परिवार और बच्चों को भी इसमें काम करने में, इसमें मदद करने में आपको काफ़ी बढ़िया खुशी होएगी। तो ये जो हमने पेड़ लगाए, 5-6 हज़ार पेड़ लगाए हैं हमने, इनमें से सिर्फ केवल 15-20% पेड़ ही फल के पेड़ होंगे। बाकी जो सारे पेड़ हैं वो है जिनको हम कहते हैं विरासती पेड़, नेटिव ट्रीज, और इनका अपना बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये जो पेड़ हैं ये एक यहाँ माहौल बनाते हैं जिसमें हमारा तापमान गर्मियों में थोड़ा ठंडा रहता है और सर्दियों में थोड़ा सा गर्म रहता है। बेहतर उपज की आस में महंगे रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करके हर किसान एक अच्छी फसल का इंतजार करता है। मॉनसून की विफलता, सूखा, उर्वरकों की कीमतों में निरंतर वृद्धि और अत्यधिक ऋण का बोझ किसानों के इंतजार को नैराश्य में बदल देती है। ऐसी सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्माकल्चर को एक वरदान मानती है मनीषा। कोई भी खाना उगाने के लिए आपको 3 पोषक तत्व भारी मात्रा में चाहिए होते हैं। वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ज्यादातर किसान भाई और बहन ये तीनों चीजें बाजार से खरीदते हैं। नाइट्रोजन के लिए हम यूरिया डालते हैं, फास्फोरस के लिए हम DAP डालते हैं और पोटेशियम के लिए हम पोटैश डाल सकते हैं। परंतु पर्माकल्चर में हम ये तीनों पोषक तत्व खरीदते नहीं हैं, ये हमारी सृष्टि से ही निकल के आते हैं। कई हमारे ऐसे पेड़ हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब वो पेड़ हमने जगह जगह जब लगा लिए तो आप समझ लीजिए कि आपने नाइट्रोजन की फैक्ट्रियां अपने ही खेत में खड़ी कर ली। फास्फोरस का जो स्रोत है वो है चिड़िया की बीट, और इसके लिए आपको कई पंछी चाहिए जो आपके खेतों में पूरे दिन यहाँ से वहाँ उड़ते रहें और उड़ने के समय अपनी बीट गिरें। अब ये पंछी आपके खेत में सिर्फ तभी आएंगे जब आपने इनके घोंसले बनाने के सही पेड़ लगाए हैं। और ये पेड़ कौन से हैं? ये तो विरासती पेड़ हैं, क्योंकि फलों वाले पेड़ों में चिड़िया कभी घोंसला नहीं बनाती, क्योंकि उसको पता है कि आप जैसे और मेरे जैसे बड़े जानवर आके यहाँ से फल लेंगे। तीसरा जो ज्यादा जरूरी पोषक तत्व है वो है पोटेशियम। और पोटेशियम ऐसा तत्व है जो हमारी सृष्टि में भरपूर है, परंतु इसको हमें पुनर्वृत्ति करनी है, और पुनर्वृत्ति करने के लिए जीवाणु चाहिए। अलग अलग किस्म के जीव जंतु चाहिए जो ये पत्ते, फूल, टहनियाँ, लकड़ी, इन सब को गलाएंगे और पोटेशियम की पुनर्वृत्ति करेंगे। इन 3 बड़े पोषक तत्वों के अलावा हमें कई सूक्ष्म तत्व भी चाहिए होते हैं, जैसे कोबाल्ट हो गया, क्लोरीन हो गया, बोरॉन हो गया। और ये सारे जो सूक्ष्म तत्व हैं ये भी हमारे बड़े पेड़ अपनी जड़ों से 60-70 फुट नीचे जाके पत्थरों में से इनका खनन करते हैं और अपने पत्तों में ले आते हैं, और फिर अपने पत्ते ये घेर देते हैं। जब ये अपने पत्ते घेर देते हैं, ये पत्ते नीचे गलने लगते हैं आपके मिट्टी में, और ये सारे आपके सूक्ष्म तत्व भी आपकी मिट्टी में अपने आप ही समा जाते हैं। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। उम्मीदों का अगला पड़ाव है ये। सपनों की चौखट के आगे एक नई जिंदगी रहती है। ये है नया भारत। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली
और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिद्बा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार। उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करेगा यार। मिले 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 हाँ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली। गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जीत। बिल्कुल, IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार। उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसी भी फसल की बिना होती है उसका बीज, और आज के कृषि परिवेश में बाजार में कई तरह के बीज उपलब्ध हैं, लेकिन बाजार से खरीदे हुए ये बीज कितने सक्षम हैं, ये कैसे पता चले? मनीषा जी के ये सारे अनुभव आज के दौर की किसान महिलाओं के लिए बहुमूल्य हैं। आपका सबसे पहला खर्चा है देसी पेड़ या विरासती पेड़, और ये पेड़ तो अगर आप बीज ही उठा ले सड़क से, उससे ही आपके पेड़ ये शुरू हो जाएंगे, तो इसमें आपका ज्यादा कोई खर्चा नहीं होगा। आगे जब आप फल के पेड़ जोड़ेंगे, वो भी आप कई बारी पड़ोसियों से ले सकते हैं, उनकी कटिंग ले सकते हैं, या किसी नर्सरी से जाके 1-2 पौधे खरीद सकते हैं। और फिर जब आप छोटे पौधे लगाएंगे, उनके आपको बीज चाहिए होंगे। ये बीज आपको पहली बारी तो खरीदने पड़ेंगे, पर आप हमेशा देसी बीज लें। देसी बीज लेने से ये फायदा होता है कि बस आपको एक ही बारी खरीदने होंगे और अगली बारी आप अपने बीज खुद बचा सकते हैं। देसी बीज और अपने बीज बचाने के कई फायदे हैं। एक सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि इसमें कोई खर्चा नहीं होता, पर और इसके ये फायदा है कि ये जो बीज है ये आपके खेत का हो जाता है। ये हर साल अपना रूप थोड़ा थोड़ा बदलता है, ये जान के कि इसके उगने का माहौल ये है। फर्ज कीजिए आपके यहाँ हर साल थोड़ी गर्मी बढ़ रही है, तो ये बीज भी हर साल अपने आप को थोड़ा बदलता रहता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो जो गर्मी को सहन करने वाली उसमें शक्ति है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके कंपैरिजन में अगर आप हाइब्रिड बीज देखें तो वो एक तरह से स्थिर रहते हैं। हाइब्रिड बीज को कोई नहीं कुछ पता नहीं है कि वो किस ज़मीन में उग रहा है, किस ज़मीन में नहीं उग रहा। जैसे कंपनियों ने बना के आपको दिए हैं वो वैसे ही रहेंगे, अस्थिर हैं, वो समय के साथ बदलते नहीं हैं। और इसीलिए जब ज़्यादा यहाँ गर्मी हो जाती है, बारिश पड़ जाती है, कुछ और अगर वातावरण में हमारे बदलाव आता है, तो हाइब्रिड सीड अक्सर फेल हो जाते हैं। आपके पैसे भी गए और आपकी खेती भी गई। मनीषा एक संपन्न और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की धनी महिला हैं। एक सेटल्ड कॉर्पोरेट जॉब को छोड़कर जब वो खेती करने निकली, तो उनके साथ भी दुनिया का वैसा ही नजरिया रहा जो सबके साथ रहता है। एक तरफ दुनिया के ताने, उपहास, मुफ्त की एडवाइस थी, तो वहीं दूसरी तरफ मनीषा का जवाब था सिर्फ उनकी खूबसूरत मुस्कुराहट। मनीषा का निर्णय अडिग था, क्योंकि उनके पास एक ऐसी सोच थी जिसके चलते सब कुछ बेहतर ही होना था। जब हमने इस बंजर जमीन पर ये पर्माकल्चर फार्म बनाना शुरू किया, तो हमें कई लोगों ने बोला कि आप लोग क्या कर रहे हो, अपनी सारा वक्त, अपनी सारी छुट्टियां, अपनी सारी मेहनत आप इस जमीन पे लगा रहे हो जिसमें लगता है कि कुछ भी नहीं निकलेगा। पर मुझे एक मिनट के लिए भी ऐसा शक नहीं हुआ कि हमारी मेहनत वेस्ट जाएगी।
क्योंकि जब आप कुदरत के साथ काम करते हैं तो आपको थोड़ा ही काम करना पड़ता है, बाकी काम कुदरत करती है। हमारी आज की खेती में प्रॉब्लम ये है कि हम कुदरत के साथ नहीं चल रहे, हम कुदरत के विपरीत चल रहे हैं, और तभी हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है और फिर भी हमें कुछ खास नहीं मिलता। पर जब आप कुदरत के साथ चलते हैं तो आप थोड़ा काम करते हैं, बाकी काम कुदरत करता है, और देखते ही देखते ये एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जिसमें आपको कम से कम काम करना पड़े और आपका उत्पादकता दिन बर दिन बढ़ती रहती है। आज वही लोग जो हमारा मजाक बनाते थे या जो हमें बोलते थे कि आप किस लाइन में पड़ गए, वो ही यहाँ घूमने आते हैं, देखने आते हैं, सीखने आते हैं कि हमने क्या किया और कैसे वो भी अपनी जमीन पे एक ऐसा आशियाना बना सके जो वो अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ पाए। कॉर्पोरेट जॉब का स्ट्रेस, सुबह से ट्रैफिक की चिल्लपों, पूरे दिन का टाइट शेड्यूल और टारगेट अचीव करने का प्रेशर, एक पर्माकल्चर किसान बनने के पहले मनीषा की ये जिंदगी थी। और आज जब मनीषा प्रकृति के साथ जुड़ गई हैं, तो उनके जीने का अंदाज और नजरिया दोनों ही बदल गए हैं। पर्माकल्चर से मैंने अपने जीवन में कई बदलाव देखे हैं। मेरा सोचने का नजरिया, मेरा अपना जीवन मैं कैसे बिताती हूँ, कैसे मैं ये देखने लगी कि जो मैं हर रोज चीजें करती हूँ वो मेरी पृथ्वी के लिए, वो मेरी सृष्टि के लिए अच्छी है या बुरी है। जो चीजें हम पहले आंख बंद करके खरीद लेते थे, अब एक बार ही हम सोचते हैं कि ये हम क्यों खरीद रहे हैं। ये सारी बातें हमारे ध्यान में आनी शुरू हो गई क्योंकि हम पर्माकल्चर के द्वारा सृष्टि से बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं और हम ये समझने लगे हैं कि जो चीजें सृष्टि के लिए अच्छी नहीं है वो ना हमारे लिए अच्छी है ना हमारे सेहत के लिए अच्छी। अगर आप कुछ सदियां पहले देखते तो महिलाएं अपनी जमीन से और खेती से बहुत अच्छे से जुड़ी हुई थी। अभी भी अगर आप किसी पिछड़े इलाके में जाएंगे, आप देखेंगे कि वहाँ पे ज्यादातर महिलाएं ही खाना उगा रही हैं। परंतु हरित क्रांति के बाद हमारी खेती में इतना ज्यादा केमिकल आ गए, इतना ज्यादा आदमियों ने इस पे कब्जा कर लिया कि महिलाओं के लिए यहाँ कोई जगह ही नहीं बची। पहले महिलाएं कम से कम खेत में खाना लेके आती थी, अब तो वो भी नहीं होता, क्योंकि कौन जाना चाहेगा ऐसे खेत में जहाँ पे सिर्फ धूल मिट्टी, ट्रैक्टर और कीटनाशक का स्प्रे हो रहा है। पर्माकल्चर के जरिए ये अच्छा मौका है कि हम सब महिलाएं वापस अपनी जमीन से जुड़े और खेती में फिर अपना भागीदारी करें। मनीषा के अपने पिछले करियर में मिले ढेर सारे एक्सपीरियंसेस का उन्होंने अपनी पर्माकल्चर फार्मिंग में 100% इस्तेमाल किया और एक ऐसे मॉडल को विकसित किया जहां आमदनी के कई स्रोत हो सकते हैं। आज की जनरेशन, स्पेशली महिला किसानों के लिए मनीषा एक रोल मॉडल हैं। मनीषा के पास ढेर सारे सुझाव हैं जिन्हें अगर अमली जामा पहनाया जाए तो पर्माकल्चर फार्मिंग सिर्फ और सिर्फ फायदे का ही सौदा है। आज हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि छोटे सा छोटा व्यापारी भी अपना बिजनेस बना सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब हमारे पास मोबाइल और इंटरनेट है। इससे आप अपनी कहानी और अपने पदार्थों के बारे में कई लोगों को बता सकते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है उसी तरह दुनिया पीछे भी जा रही है। फिर से अब लोग चाहते हैं कि वो हम एकदम गांव का कोई अच्छा अचार खाए, या गांव से वो जो एक महिला है जो अपने घर में ही चीजें बनाती है वो खाएं, या गांव के किसी घर में हम 2-4 रातें बिता के आएं। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए आप पैसे ले सकते हैं और सिर्फ खाना बेचने के अलावा आपको और कई चीजें अपनी खेती में जोड़नी चाहिए जिससे आपकी आमदनी बढ़े। जैसे आप एक छोटा सा कमरा बना सकते हैं जिसमें लोग आके रहे, जिसको हम कहते हैं एग्री टूरिज्म। जो आप अपना अचार बना रहे हैं, पापड़ बना रहे हैं, बढ़िया बना रहे हैं, या जो आप अपने खाद्य पदार्थ जैसे हल्दी होगी, अदरक होगी, इनको सुखा के आप पाउडर की फॉर्म में बेच रहे हैं, या कुछ आपकी अपनी चीजें जैसे धनिया हो गया, लाल मिर्च होगी, दालें हो गई, ये सारी चीजें भी आप पैकेट बना के अगर अपने यहाँ बेच रहे हैं, ये इसमें भी आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी होगी। ग्लोबल वार्मिंग, पिघलते ग्लेशियर, विलुप्त हो रही प्रजातियां, हमारे भूमंडल की बिगड़ती परिस्थिति एक बड़ी चिंता का विषय है। एक जागरूक नागरिक और पर्माकल्चर किसान होने के नाते मनीषा जी भी इन चुनौतियों से बेचैन रहती हैं। क्या किसी अकेले इंसान की भागीदारी इन अहम मुद्दों पर परिवर्तन ला सकती है? भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान।
का अगला पड़ाव है ये। सपनों की चौखट के आगे एक नई जिंदगी रहती है। ये है नया भारत। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जीत। बिल्कुल, IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली। गुण है इसके दमदार, शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। मिले हाँ, छुआ जिसे करेगा यार। मिले हाँ, छुआ जिसे करेगा यार। उड़ेंगे मुस्कान गली गली, कोना कोना, देश की धरती फिर उगलेगी सोना। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिद्बा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। हमें ये समझना होगा कि सिर्फ इंसान के लिए धरती नहीं बनाई गई। ये सृष्टि, ये पृथ्वी कई जीव जंतुओं के लिए बनाई है, और सारे जीव जंतु जब एक साथ मिलके रहेंगे तभी हमारी सृष्टि सशक्त रहेगी। नहीं तो हमें यहाँ हमेशा निवेश बढ़ाना पड़ेगा, खादें डालनी पड़ेंगी, रासायनिक केमिकल डालने पड़ेंगे, उसके बिना हम कुछ उगा ही नहीं पाएंगे। एक और चीज है और वो है सांप। कई बारी हम लोग सांप से बहुत डरते हैं और हमने अपने खेतों को एक ऐसी जगह बना दिया जहां सांप की कोई जगह ही नहीं है। परंतु सांप का भी एक बहुत बड़ा किरदार है हमारे खेत में, और वो ये है कि सांप बड़े चूहों को खाता है। अगर आपके पास सांप नहीं होंगे अपने खेत में तो आप देखेंगे कि आप बड़े चूहों से पीड़ित हैं, और कई बार इन चूहों को मारने के लिए फिर से किसान जहरीली दवाई डालते हैं। इन चूहों का एक ही इलाज है, वो है सांप। पर सांप से तो हम डरते हैं। हम डरते क्यों हैं सांप से? क्योंकि हमने सांप के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। जब हम उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ते तो वो हर अगले दिन हमारे साथ बैठे होते हैं। पर अगर आप अपने खेतों में 5% जमीन बाउंड्री पे, कहीं आपकी कोई छोटी सी नदी चल रही है या नाला चल रहा है उसके पास, या कोई पत्थरों का ढेर है वहां पे, कहीं भी आप थोड़ी सी जगह ऐसी छोड़ दें जहां पे सांप चैन से रह सके, तो ना उनका और आपका आपस में सामना होगा, ना आपको उनसे डर लगेगा। मोटे चूहों का कंट्रोल, इनको अपनी सीमा में रखना सिर्फ सांप ही कर सकता है। तो हमें ये पहचानना है कि सारे जीव जंतु इस सृष्टि में किसी कारण से हैं,
और ये सब अपना अपना किरदार निभाते हैं आपके फार्म पे, आपकी खेती में। जितना आप इनको दूर करेंगे अपने से, उतनी खेती आपकी कमजोर पड़ेगी, उतनी आपको और रासायनिक खादों पे, रासायनिक कीटनाशक पे, इन पे आपको ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा, आपका निवेश बढ़ेगा और आपका खाना जहरीला होता जाएगा और आपकी सेहत कमजोर पड़ती जाएगी। जैसे हमारे परिवार में हर उम्र के लोग होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, काम करने वाले, नौकरी करने वाले, मम्मी पापा की उम्र के लोग होते हैं और बच्चे होते हैं। परिवार में ये तीनों वर्ग चाहिए होते हैं हमें। बच्चे काम नहीं करते पर बच्चे घर में रौनक देते हैं, बुजुर्ग काम नहीं करते पर सीख देते हैं। इसी तरह आपके खेत में आपको हर किस्म के, हर प्रकार के पौधे चाहिए, क्योंकि कुछ फल नहीं देते पर कुछ और चीजें देते हैं। बड़े जो हमारे पेड़ है वो हमें कुछ और चीजें देते हैं, हमें पोषक तत्व देते हैं, हमारे लिए एक तापमान बना के रखते हैं, हमें चिड़िया को, घोंसले को घर देते हैं। और जो छोटे हम फूल लगाते हैं, फल लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, ये हमें पोषण भी देते हैं और कई बार रौनक देते हैं। जैसे हमारे परिवार में छोटे बच्चे हमें रौनक देते हैं। तो इसी तरह आप अपने खेत को इस तरह से समझ के चलिए कि ये एक परिवार आपको यहाँ सेटअप करना है, और अगर आप यहाँ परिवार की तरह एक अपना खेत बनाएंगे तो ये पीढ़ियों तक चलता रहेगा। ये ही पर्माकल्चर का असूल है। पर्माकल्चर ही एक ऐसी खेती है जो क्लाइमेट चेंज को भी रिवर्स करती है, जो जलवायु के परिवर्तन को रोकती है, और इसमें से आप अपनी जरूरतें भी ले सकते हैं, अपना खाना भी निकाल सकते हैं, परंतु प्रकृति का संतुलन बना रहता है। खेती को बेहतर और फायदेमंद कैसे बनाया जाए ताकि हमारे युवाओं के लिए खेती रोजगार का बेहतरीन विकल्प बने। भारत की इस फार्म लेडी के पास इन समस्याओं के ऐसे प्रभावी समाधान हैं जो देश के बेरोजगार युवाओं, खासकर महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आज हमारे ज्यादा से ज्यादा युवा खेती छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको खेती में कोई मुनाफा नहीं दिख रहा। जो आजकल की खेती है उसमें इतना निवेश करना पड़ता है कि कोई मुनाफा ही नहीं बचता किसान के लिए। पर्माकल्चर ही एक ऐसी तकनीक है जिसमें निवेश कम होता है, उत्पादकता बढ़ती है और ऐसी चीज है जो घर में बैठी महिलाएं कर सकती हैं। जब पर्माकल्चर के द्वारा हमारे युवा हमारी जमीनों से फिर से जुड़ जाएंगे तो उनको भी ये समझ आएगी कि आज खेती में भी कई सारे विकल्प हैं, और जो हमारे युवा हैं अब वो इतने डिजिटली savvy हो गए हैं, मतलब उनको मोबाइल और इंटरनेट पे इतना कुछ करना आता है कि वो आसानी से अपना छोटा सा व्यापार अपनी खेती के साथ जोड़ के अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। अगर आप ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास कुछ जमीन है तो मेरा ये कहना होगा कि आप उस जमीन को फिर से देखिए और सोचिए कि ये जमीन ऐसी है जिसकी देखभाल आप कर सकते हैं, और वहाँ आप थोड़ा सा अपना कुछ खाना उगाना शुरू करिए, अपने बच्चों को उसमें जोड़िए और बच्चों की मदद से, इंटरनेट की मदद से अपना आप नाम बनाएं और अपना खेती का प्रचार करें। मौसम का मिजाज बदल रहा है और हमारी पृथ्वी की देखभाल सिर्फ हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि सबसे बड़ी जरूरत भी है। मनीषा जी ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान ले जाती हैं जो बड़े परिवर्तन ला सकती हैं। इस दिशा में मनीषा जी के मुताबिक जागरूक बनना ही सबसे पहला कदम है। अगर हम अपने बच्चों के लिए वाकई कुछ छोड़ना चाहते हैं तो केवल पैसा, दौलत, जायदाद उनके लिए काफी नहीं होगी। ये बहुत जरूरी है कि हम उनके लिए एक ऐसी सृष्टि छोड़ के जाएं, एक ऐसी पृथ्वी छोड़ के जाएं जिसमें उनको स्वच्छ खाना, अच्छी हवा, स्वच्छ पानी और एक ऐसा तापमान जिसमें वो रह सके आराम से, वो भी छोड़ के जाए उनके लिए। ये भी हमारी एक विरासत है उनके लिए, और इस पे हम सबको मिलके काम करना है, तभी हमारे आने वाली पीढ़ियां खुश रहेंगी और स्वस्थ रहेंगी। मुझे ये विश्वास है कि भारत की हर महिला भारत की फार्म लेडी बन सकती है। उसको बस पर्माकल्चर से जुड़ना है, अपनी ज़मीन से जुड़ना है और अपने परिवार, अपने बच्चों को भी इसमें शामिल करना है और अपना खाना उगाना शुरू करना है। मनीषा लाड गुप्ता जी के पास मैं 13-14 साल से काम कर रहा हूँ जी, और ये बहुत अच्छे आदमी है जी, बहुत बढ़िया आदमी है जी। ये ज़मीन पहले बंजर थी जी, बहुत बंजर थी, इसमें बाजरा भी नहीं होता था जी कभी। हम यहाँ स्कूल को जाते थे, जाते टाइम हमें पता लगता था भी ये ज़मीन में कुछ नहीं होता जी। जब से ये आया जी,
इन्होंने इस जमीन की काया पलट दिया जी। भारत की फार्म लेडी का ये एपिसोड समर्पित है उन हजारों लोगों को जिन्होंने प्रकृति को बचाए रखने के साथ साथ कृषि को आधुनिक ढंग से करने की पहल की और अपने उद्देश्य में सफलता हासिल की। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इफ्को, पूर्णतः सहकारी स्वामित्व। डीडी किसान, बदलते भारत